हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ ले 1030। और यार हमारी जो कॉन्कर बैच चल रही है काफ़ी जोरों शोरों के साथ में चल रही है। तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स जो हैं आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यार मैं तुम्हारे लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और आज के दिन भी ये जो तुम लेक्चर देख रहे हो रात को रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैं आज सुबह से 700 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद सीधा तुम्हारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक। सो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन अनिट्स कंपाउंड्स। जोश में और एनर्जी में बिल्कुल हमारे कोई कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है यार। इसको हंसते खेलते हम कब खत्म कर देंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आज मैं तुमको जिस चीज़ से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उससे तुमको और मजा आएगा। जो बच्चा नया है चैनल के ऊपर उसके लिए बहुत मजेदार चीज रहने वाली है, ठीक है। सो वेलकम टू पढ़ ले 1030। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो जिसको नहीं पता, हम लोग ये कॉन्कर बैच, कॉन्कर सीरीज जो है वो फ्री में यूट्यूब पर रन कर रहे हैं तुम सभी लोगों के लिए, ताकि आखिरी के 20-25 दिनों के अंदर हमारा जो रिविजन है, जो हमारी प्रिपरेशन है वो तगड़ी हो पाए। जिसने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है उस लाल बटन को प्रेस करके। टारगेट हमारा है 300 के फैमिली मेंबर्स का, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है ना। और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी कोई भी नया लेक्चर, नया वीडियो आता है तो, ठीक। बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ यार ये जो आपकी बैच है ये YouTube के साथ साथ डाउटनेट की एप्लीकेशन पर भी चल रही है। मतलब साइमल्टेनियसली जब आप ये लेक्चर YouTube पर देखते हो, डाउटनेट की एप्लीकेशन पर भी वो अवेलेबल है। और ये जो बैच है डाउटनेट की ऐप पर भी कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। वहां पर आपको कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। एनरोल करना उसके अंदर कंप्लीटली फ्री है। आप वहां पर यार होमवर्क क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हो, आप वहां पर लेक्चर की जो स्लाइड्स है ये वो एक्सेस कर सकते हो, चैप्टर की वीकली टेस्ट एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको वहां पर एक एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर एनरोल करना भी है कंप्लीटली फ्री, है ना। तो मैं देखो जनरली ये रिकमेंड करता हूं कि तुम यहां पर अगर लेक्चर देखते हो नो इशू, पर वहां पर जाकर एनरोल जरूर कर लो क्योंकि ये जो होमवर्क है और ये जो टेस्ट वाला जो मामला है ना, ये वहां पर तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कूल, ग्रेट। बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। ओहो यार ये कैसे नोट्स आ गए, ठीक है। तो यार जिस भी बच्चे को नहीं पता, हम लोगों ने एक ई बुक लॉन्च की थी। ये जो आपकी ई बुक थी ये साइंस की क्लास 10 की टर्म 2 के लिए एक ई बुक थी, जिसके अंदर ऐसे ही तरीके से, बहुत प्यारी तरीके से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने सोचा कि यार मैं तुमको उससे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ई बुक जो है वो फॉलो कर रहे होंगे, तो और मजा आएगा इसके अंदर। जिस भी बच्चे ने डाउनलोड नहीं की है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं कार्बन अनिट्स कंपाउंड्स के साथ में। काफी क्रिस्प हम इस चैप्टर को रखेंगे। PYQs भी इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, इन केस यार तुमको कभी भी कोई भी डाउट आता है ना, तो मुझे मेरी ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं बोलूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज में टैग कर दिया करो क्योंकि वो मैं ज्यादा देख पाता हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाई शुड आई केयर अबाउट कार्बन, एक बार ब्रीफली पढ़ लेते, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। NCERT बाकी साइड में खोल के रखना। हे, have you took bath today? You must have used soap, right? And maybe after that you ate bread and butter in your breakfast and put on your favorite clothes, after which you arrange your notebooks. Guess what your soap, bread, butter, clothes and notebooks are made up of? Carbon. तो बेसिकली ना ये चैप्टर, ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, तो तुम समझ जाओ कि ये जो कार्बन आपका है ये काफी स्पेशल होगा, है ना। तो ये चीजें तो हमारे लिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। हम शुरुआत करते हैं सीधा अपने टॉपिक के साथ में। तो अपना टॉपिक क्या है, देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं ना तुमको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताता हूँ। देखो सीन ये है कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा है आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। किस चीज के बारे में हमने सीखा था, हमने सीखा यार आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। अब यार आयनिक बॉन्डिंग क्या चीज थी हमको पता है। आयनिक बॉन्डिंग में हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, बराबर। यानी कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और अगर सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और मुझे इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये इलेक्ट्रॉन उसको दे दूंगा। तो इसके अंदर साफ साफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। पर हम जो इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं वो एक बहुत ही अलग चीज है। वो क्या है, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मैं अपने हर लेक्चर में देता हूँ, इसके ऊपर मेरा शायद मीम भी बन सकता है कभी, ठीक है। वो ये है कि मान लो कि ये एक दोस्त है, ये है बंटी और ये है मोंटी, ठीक है। दिस इज बंटी एंड दिस इज मोंटी। अब क्या हुआ ना कि अगर आयनिक बॉन्डिंग का केस होता तो क्या होता, आयनिक बॉन्डिंग का केस होता तो ये होता है, मान लो बंटी आज इरेजर लाया, है ना, और मोंटी इरेजर नहीं लाया। मान लो बंटी के पास में 2 इरेजर्स हैं, तो बंटी क्या बोलेगा, एक काम कर यार तू मेरा इरेजर रख ले, मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। इस केस में बंटी ने मोंटी के साथ में इरेजर शेयर नहीं किया, उसको दे दिया कि भाई तू रख ले, है ना, तेरे पास तू रख ले। दूसरा केस, पहला केस तो हो गया जिसमें ट्रांसफर हो गया इरेजर का, ठीक, बहुत सही। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है यार, दूसरा केस ये होगा कि जो हमारा बंटी है
बंटी के पास भी एक इरेजर है ना। तो बंटी ने क्या बोला, बंटी कहता देख एक काम करते हैं, मेरे पास एक इरेजर ही है, तो हम ना इस एक इरेजर को शेयर कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि वो इरेजर बंटी भी यूज कर पाएगा, है ना। और मान लो ये है बंटी, है ना, लिख देता हूं मैं, और ये है मोंटी, ठीक है। क्या हो रहा है इस केस में शेयरिंग हो रही है ना। इस केस में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है इरेजर की, साफ साफ मतलब ना ही ओनरशिप बंटी के पास में है, ना ही ओनरशिप मोंटी के पास में। तुम बोलोगे भैया इरेजर बंटी का है, मैं मानता हूं, पर ऐसा अज्यूम करो कि अब दोनों के पास ओनरशिप नहीं बची, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। वैसे ही जो हम इस चैप्टर के अंदर बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं वो कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। वो कौन सी बॉन्डिंग है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग में हमने क्या देखा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत सही। We know how ionic bonding works. An element either receives the electrons or donates the electrons. हमने अभी देखा या तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है या वो डोनेट करता है। NaCl के अंदर भी हमने देखा था कि Na एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है ना, और Cl वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब जाके NaCl आयनिक कंपाउंड बनता है अपना, है ना। वैसे ही जब मैं बात करता हूँ कार्बन कंपाउंड्स की, तो वो कैसे बनते हैं, तो वो आयनिक बॉन्डिंग से नहीं बनते, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। वो क्या है तुमको बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो बिफोर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट लेट्स मीट कार्बन। अच्छा, तुम्हारे दिमाग के अंदर सवाल आएगा, भैया ये तो बिल्कुल सही बात हो गई कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्डिंग फॉलो नहीं करता, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉलो करता है, पर आयनिक बॉन्डिंग फॉलो करता नहीं है। इसमें किस बात का एटीट्यूड है, तो वो हम देख लेते हैं। देखो ये अपना कार्बन है बेचारा, है ना, ये अपना सीधा साधा कार्बन है। देख लेते हैं कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ रखा है यार कि आपके अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आप उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी वो डोनेट होता है, 3 होते हैं तो भी वो डोनेट होता है ना। देखा था ना हमने, जैसे कि 281 अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा, है ना, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, वो स्टेबल बन जाएगा। 282 होता है तो क्या होगा, तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देगा, बचेगा 2,8, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, ठीक है। मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 है, इस केस में ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बन जाएगा 2,8,8। ये बन गया उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ऐसे कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की। देखो परेशानी क्या है, मैं बताता हूँ। परेशानी ये है कि कार्बन का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, है ना। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस, 2? या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बन सकता है, 2 बन सकता है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके 2,8 बन सकता है ना। इसके पास दोनों चॉइसेस हैं, तो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लेकिन परेशानी है, ठीक है, तुम समझ गए इतना कि यार बनने को तो आयनिक कंपाउंड बन सकता था ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता और दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूटिलाइज कर लेता, पर ऐसा नहीं है। इसके जीवन में बहुत दुख है। क्या दुख है मैं समझाता हूँ, आओ। टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो वो 2 बन जाए या तो वो 2,8 बन जाए, है ना। दोनों में से कोई एक वो बन सकता है, आराम से बन सकता है, पर परेशानी है ना, वही तो मैं परेशानी तुमको बताने वाला हूँ अभी। देखो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, पर दोनों केस में परेशानी क्या है। देखो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यानी कि बाय बाय बोल देता है, तो क्या होगा। देखो कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम C4 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब होगा क्या, परेशानी ये है कि वो बन तो सकता है, ठीक है, पर ये जो हम बोल रहे हैं ना कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से चले जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये थोड़ा क्या है, परेशानी वाला मामला है, प्रॉब्लम वाला मामला है ना। तो पहला केस तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमने देख लिया यार। 2,4 से अगर उसको 2 बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, यानी कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है ये चीज करने के लिए, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए, है ना। तुम बोलोगे भैया आप पढ़ाते को बाल ज्यादा सेट करते हो, है ना ठीक है, इतनी बात हम समझ गए।
ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत एनर्जी लगेगी। कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, है ना, ये भी तो कर सकते हैं ना भाई। चलो ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता, तो तुम इतनी होशियारी क्यों दिखा रहे हो? तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दो बेचारे को, तो वो 2,8 बन जाएगा। पर इसमें भी परेशानी है। क्या परेशानी है? देखो, कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम C4 नेगेटिव, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बन सकता है, सॉरी गेन करके C4 नेगेटिव बन सकता है। मतलब क्या होगा, 2,4 पहले से था, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा, है ना। ग्रेट। पर अब इसमें भी परेशानी। क्या परेशानी? पढ़ोगे? पढ़ लेते हैं। बट फॉर न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा पीछे आते हैं हम, ठीक है। पीछे आके हम ये देखते हैं कि कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन्स थे, है ना। कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि 6 प्रोटॉन्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। अब तुम क्या बोल रहे हो? अब तुम बोल रहे हो, सेकंड केस हम देख रहे हैं ना, तो अब तुम बोल रहे हो कि एक काम करो, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और दे दो, है ना। तो 4, तुमको समझ में आ रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उसके पास में, ये 4 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब तुम कह रहे हो कि उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, यानी कि उसको 2,8 बना दो। अब अगर वो 2,8 बन गया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 और 2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। पर क्या हमने प्रोटॉन्स का एडिशन किया, प्रोटॉन्स का सब्ट्रैक्शन किया? नहीं किया। प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे। इसका ये मतलब है कि अब इन 6 प्रोटॉन्स को, पहले उन 6 प्रोटॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना पड़ रहा था, तो इतनी कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। मान लो अगर कोई लड़ाई होती है स्कूल में, है ना, देखा होगा तुमने, जनरली होती होगी, और तुमको तो मजा आता है देख के ऐसी लड़ाइयाँ ठीक है, जोक्स अपार्ट। क्या होता है कि मान लो कि बच्चों की लड़ाई चल रही है ना, तो ऐसा होता है जनरली कि एक बच्चा है तो उससे एक बच्चा लड़ रहा है ना, 2 बच्चे तो उनसे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो मतलब जनरली इक्वल प्रपोर्शन में लड़ाई हो रही होती है ना। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि 3 लड़के इधर और उधर 10 लड़कों का ग्रुप है, तो ये 3 पहले ही भग जाएंगे है ना। तो भैया ऐसा है कि बराबरी होनी चाहिए, है ना, बराबरी होनी चाहिए। पर यहां पर क्या है, इन 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना है ना। तो ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया। पढ़ो जरा। इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो, प्रोटॉन्स 6 ही हैं, है ना। अभी इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, तो ये 6 प्रोटॉन्स बेचारे 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे कर पाएंगे? तो दूसरा केस भी हमारा फेल हो गया। कौन सा वाला? इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने का। यानी कि समझ गए, इतना याद रखना है हमको। ये 2 केस पूछे जा सकते हैं कि क्यों कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, क्यों कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन डोनेट है फिर लूज नहीं करना है, तो हमको ये बताना है। देखो ये मतलब याद ऐसे रखो, लिखना थोड़ा अच्छी तरीके से, ठीक है, कृपया करके अच्छे से लिख के आना एग्जाम में। देखो क्या लिखना है अपने को लिखना है कि यार वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर लूज कर दिया तो उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, प्रोटॉन्स उतने ही 6 रहेंगे। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 प्रोटॉन्स तो नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। ये होल्ड ऑन ही नहीं कर सकते उसको, ठीक। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। अब ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, कंपाउंड बनाना है अपने को, है ना। आयनिक कंपाउंड बनाया था डोनेट करके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके तो कंपाउंड बनाना है। इसीलिए यहाँ पर कोवेलेंट की स्ट्रेटेजी आ जाती है। तो कार्बन बड़ा ही चतरा है। कार्बन कहता है कि ना ही मैं डोनेट करूंगा, ना ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं शेयर करूंगा, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूंगा। बहुत ही बढ़िया। अब सिंस कार्बन कैन नॉट डोनेट और रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, it applies a new strategy that is sharing valence electrons। वैलेंस मतलब जो बाहर के शेल में होती है, जैसे कि 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 होगा इसका वैलेंस शेल, ठीक है। ग्रेट। सिंस कार्बन कैन नॉट डोनेट और रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, इट अप्लाइज अ न्यू स्ट्रैटेजी दैट इज शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। ग्रेट। दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ बोथ एटम्स। इन दिस वे बोथ अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं दिखाता हूं तुमको आगे, तुमको समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। अभी हम लोग इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन देखते हैं। तो ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो लिखा है वैलेंस, शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन के एटम्स के साथ में ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाए, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी शेयरिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखते हैं, ये देखो ये कार्बन है, क्या कहता है, ब्रो आई विल शेयर माई इलेक्ट्रॉन्स विद ऑल ऑफ यू। कार्बन बोलता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा। वो पूछता है कि
क्या तुम मेरे लिए सेम कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, ये चारों हाइड्रोजन बोलते हैं कि हाँ कर सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो समझाता हूँ, एवरीथिंग विल मेक सेंस इन 5 मिनट्स। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से भाई, ये है अपना कार्बन। ठीक है, कार्बन के पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ग्रेट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया कार्बन। ठीक है, अब क्या, अब ना जब भी ऐसे तुम एलिमेंट का सिंबल लिखते हो तो देखो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पर इसके केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। ठीक, समझ गया बात को? बहुत सही, है ना। जितने भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एलिमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उतने आपको ड्रॉ करने। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4। अब ना इधर से 4 हाइड्रोजन जा रहे थे, है ना, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसका कारण मैं तुमको बताता हूँ। ये हाइड्रोजन कहते हैं यार हम बड़े दुखी हैं जीवन के अंदर। क्यों दुखी हैं? दुखी इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ। हाइड्रोजन का आपका क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं क्रॉस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है और इसके पास में भी 1 है ना। तो ये चारों हाइड्रोजन बेचारे बहुत दुखी, कहते हैं कि यार बड़ी परेशानी जीवन के अंदर, है ना। तो ये बोलते हैं कि हाँ यार, अगर हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होता तो हम जिंदगी में स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इस हाइड्रोजन को, सिर्फ इस हाइड्रोजन को देखो, अगर इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो चारों यही बात कर रहे थे, उनको कार्बन दिखा। कार्बन को देख के इनकी आँखें फटी की फटी रहेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इन सब के पास में 1 है कि इंडिविजुअली। अगर ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि इनके और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से शेयर हो जाएं, तो दोनों का काम बन सकता है। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये हाइड्रोजन आया और ये लग गया यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कलर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन आया और ये लग गया यहाँ पर, है ना। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अब देखो, सीन ये है, ठीक है, सीन ये है कि इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये, और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था, तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ ऑलरेडी कर रखा है। फिर इधर से जो है वो ये वाला हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन आया। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले इसके लिए सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ना एक। ठीक है, ग्रेट। फिर ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आके इधर लग गया, है ना। इधर लगा तो लगा, है ना, इधर लगा तो लगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन था ही और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। फिर एक हाइड्रोजन इधर आया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन था ही, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और फिर ये इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन था ही, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो जरा, अब यहाँ पर हो गया है कमाल। क्यों कमाल? इसलिए हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो तुम पहली बार बिल्कुल चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा समझ में तुमको देर से आएगा, एक एक करके आएगा। ठीक है, देखो हुआ क्या कि यार ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे शेयर करने के लिए, इसके पास 4 ऑलरेडी थे। अगर कोई और 4 इसके साथ में शेयर कर देगा तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। ऑल्दो वो इसके पास नहीं है पर इससे शेयर्ड है, मतलब वो उनको यूज कर सकता है। तो 4 उसके खुद के 4 जो वो यूज कर सकता है, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो वो 4 किस तरीके से उसको मिले, एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया और एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गए, शेयर्ड वाले 4। उसके पास ऑलरेडी कितने थे, 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास में 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8। क्या इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया? पर इससे हाइड्रोजन का क्या फायदा हुआ? अरे हाइड्रोजन का भी फायदा हुआ। देखो कैसे, पहले इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, पर जैसे इसने इसके साथ में शेयरिंग की, एक उसका खुद का और एक कार्बन का, ऐसे उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब इस हाइड्रोजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ये कार्बन है, कार्बन का तो काम पूरा हो ही गया, ठीक है, कार्बन का तो काम पूरा हो ही गया, इन हाइड्रोजन का भी हो गया, है ना। ग्रेट। तो इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर कुछ नहीं होता, बस शेयरिंग होती है। क्या क्या चीजें तुमको पता होनी चाहिए मैं बता देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग ये सब करने के लिए तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप जो भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो उनका, और दूसरा सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बहुत सही। तो ये जो तुमने बनाया था ना अभी, इसको मीथेन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा तुम खुद सोचो। एक कार्बन है और उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया, CH4। तो इसका नाम होता है बेसिकली मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन नाम होता है। ठीक है, मिथ मतलब एक, और वो तुमको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ग्रेट, समझ गए बात को। अब इसको आप या तो ऐसे बना सकते हो या इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली। ये हमने बना दिया कार्बन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 4। तो हमने 4 डंडियां बनाई, 1 2 3 4, और इन चारों पे हाइड्रोजन को लगा दिया। क्लियर है, इतना सॉर्टेड है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते, क्या देखा। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर मुझे मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो मैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लूंगा नहीं, मैं किसी और के 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, समझ गए बात को, ग्रेट। अब कुछ और एग्जांपल्स तुम देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग के, तुमको और चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं तुमको आगे समझाता हूं, एक चीज ड्रॉ करके बताता हूं, 1 मिनट रुकना, आ जाओ। ओके, जैसे कि यहां पर ये क्या है, ये है आपका CO2 है ना। CO2 बता देता हूँ, या फिर तुमको H2O बता देता हूँ। CO2 तुम खुद भी देख सकते हो। जैसे कि तुम्हारे H2O है, ठीक है। H2O मतलब क्या, H2O। अब इसमें क्या क्या है, तो H है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ग्रेट। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। अभी लेमैन्स लैंग्वेज में ऐसे समझो। अच्छा, ये डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, तुमको सब पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। ये सब डिटेल्स तुमको पता है, फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक नंबर कितना हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया अपना 1, या फिर लिखा हुआ है, हम लोग जबरदस्ती नहीं चलते हैं। ठीक है, ये पीछे देख के तुम खुद कर सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, है ना। कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन ही एक है उसके अंदर, तो वैलेंस क्या, अंदर वाला क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रेट। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,6 हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मैं बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्सीजन का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, O मैंने बनाया, उसके बाहर हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने एक O बनाया और उसके बाहर एक हमने सर्कल बना दिया। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, 6 ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब तुम बुक के हिसाब से भी जा सकते हो, तुम मतलब तुम्हें जैसे याद रहे वैसे जा सकते हो। ठीक है, ग्रेट। हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ग्रेट। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे कि ये इसको 2,8 कर ले, तुमने बोला भैया 2। अच्छा, अब हमें H2O बनाना है। H2O बनाना है मतलब क्या, मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन है ना। H2O बनाना है मतलब 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रेट। सो सॉरी। इस हाइड्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये एक H और ये एक H अगर इस दोनों के साथ में मिल जाएंगे, इसके साथ में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, गजब। ये एक H इधर आ गया और ये एक H इधर आ गया, है ना। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सर्कल का खेल है। इस ब्लैक वाले सर्कल को जरा एक बार ध्यान से देखो। ये ब्लैक वाला जो सर्कल है ये ऑक्सीजन का सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमें देखना है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गए। मैं क्रॉस को भी गिन रहा हूं, जोड़ रहा हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो यूज ऑक्सीजन भी कर सकता है ना। ग्रेट। अब तुम इन 2 ब्लू सर्कल्स को देखो, इस वाले ब्लू सर्कल को देखो एक बार। क्या इस ब्लू सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ, एक ये क्रॉस वाला और एक ये डॉट वाला। हाइड्रोजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 2। इस वाले हाइड्रोजन को भी ऑफ कोर्स 2। तो ऐसे बन गया हमारा H2O। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हाइड्रोजन की भी नीड है, ऑक्सीजन की भी नीड है, तो ये H2O बन गया। वैसे तुम देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऐसी होगा। देखो
तो मैं हिंट दे देता हूँ, तुम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, है ना, 2,4 आउटर मोस्ट, 2,4 जो इसका क्या हो जाएगा, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। आपका जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 2,6 हो जाएगा, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। ठीक है, देखो जरा समझो। अभी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, है ना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करवाने, है ना, मतलब जिससे कि 2,8 हो जाएगा और जिससे कि ये क्या हो जाएगा अपना 2,8 हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से कैसे बनाया इन्होंने। इसने क्या किया ना, इसने क्या किया, इधर बना के दिखाता हूं मैं तुमको स्ट्रक्चर, ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, ये अपना कार्बन था, है ना, ये अपना कार्बन था। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भैया, 4 थे, है ना, 1 2 3 4, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, है ना। इधर साइड आया एक ऑक्सीजन, इधर साइड आया एक, वैसे तुमको ये सिलेक्टेड कुछ कुछ ही पूछे जाते हैं, CO2 H2O, ये कुछ ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है ऐसे तो। ठीक है, इधर आ गया एक ऑक्सीजन, इधर आ गया एक ऑक्सीजन, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, है ना, 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले ब्लू सर्कल को देखो, इस वाले ब्लू सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गए। क्या इस वाले ब्लू सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ हो गए। समझ गए बात को। हुआ क्या, हुआ ये कि बस तुमको अरेंजमेंट सही से करनी है, दैट इज इट। ठीक है, अरेंजमेंट सही से कर दोगे काम अपना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, ये ब्लैक डॉट्स देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, मतलब इन शॉर्ट ऐसा हुआ, कंफ्यूज नहीं करूंगा तुमको ज्यादा, इन शॉर्ट हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। अब वो कैसे ही वो तुमको देखना है, क्योंकि कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ गए, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर हमने ये सर्कल कुछ ऐसे बनाया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस वाले O को काम आ गए, क्योंकि इस वाले O को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, और इधर वाला सर्कल कुछ ऐसा बनाया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके काम आ गए, क्यों, क्योंकि इसको भी 2 की जरूरत थी। ठीक, ग्रेट। अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो भूल जाओगे। अब हम सीधा आते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। ये क्या चीज़ है ये तो मैं तुमको आगे बता ही दूंगा। सिंगल बॉन्ड मतलब भाई 1, डबल बॉन्ड मतलब 2 और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3। ठीक है, अब तुम चाहो तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में कुछ डिफरेंस है वो पढ़ सकते हो, वैसे तो इजी है। ठीक है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड्स के केस में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है, जब मैं आयनिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए उसको तोड़ना जो है वो मुश्किल है। पर जब मैं बात करता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, इस कारण इसको तोड़ना आसान है। तोड़ना आसान है मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो याद रखना, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तुम सोचो अगर 2 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच की अगर दोस्ती तोड़नी है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। वैसे अगर 2 लोगों के बीच की दोस्ती पक्की नहीं है इतनी, तो उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वैसे आयनिक बॉन्डिंग पक्की दोस्ती, कोवेलेंट बॉन्डिंग कच्ची दोस्ती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि तुम्हें पता है सीरीज की खासियत है, तुम्हारी बुक के अंदर नाइट्रोजन को लेकर, ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर नाइट्रोजन को लेकर भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। देखो आ जाओ, चलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितना है, 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, 2,5 हुआ, है ना। हमें क्या बनाना है, हमें नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का हमें मतलब N2 का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, N2 मतलब 2N है ना, 2N है, इसका ये मतलब है कि चलो एक ये N हो गया, तो ये एक N मैंने बना दिया यहाँ पर चुपचाप से। ठीक है, ये एक N है, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने अरेंज क्यों किया तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन भी अपने पास में है, वो कोई अलग थोड़ी है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, N 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, N2 बनाना है। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि N2 तभी बनेगा, है ना, मतलब ये दोनों आपस में क्यों आएंगे, तभी आएंगे जब ये और ये एक दूसरे का फायदा करवाए।
यानी कि ये वाला इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवा दे और ये वाला इसका करवा दे, है ना। बहुत सही। तो देखो जरा एक बार होगा क्या कि इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, सोचो। कुछ नहीं होगा, ठीक है। होगा ये कि ये अपना नाइट्रोजन है ना, ये मैंने बना दिया इधर, ठीक है। ये नाइट्रोजन इधर आ गया, है ना। इनके बीच में कुछ ना कुछ तो शेयरिंग हुई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो शेयरिंग जो है वो हुई होगी। तो मैंने क्या ड्रॉ किया था, इधर इसके 3 किए थे और इधर इसके 2 किए थे। वैसे मैंने इधर इसके 3 किए थे और इधर इसके 2 किए थे, है ना। ग्रेट। फिर से बना देता हूँ, ये देखो नाइट्रोजन था, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था मैंने, याद करो। दूसरे नाइट्रोजन को भी मैं लेके आया इस तरीके से, ठीक। अब देखो जरा, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अब ब्लैक वाले सर्कल को देखो एक बार। ब्लैक वाला सर्कल जो है वो इस वाले नाइट्रोजन का सर्कल है और ब्लू वाला जो है वो इसका सर्कल है। ग्रेट। ब्लैक वाला जो सर्कल है, क्या उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह, हो गए। और क्या ब्लू वाले के अंदर भी हो गए? हाँ जी, हो गए। मतलब हमने किया क्या, हमने बस अरेंजमेंट की है, ठीक है। हमने क्या की है, हमने अरेंजमेंट की है, ठीक। बहुत सही। अब मैं तुमको ना इसका एक बहुत ही प्यारा सा राज बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा एक राज बताता हूँ। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, अभी आएगा, ठीक है। तुम इतनी देर से जो मगजमारी इसके पीछे कर रहे हो ना, वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। तुम मुझे बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तुमने बोला भैया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स भैया इनके बीच में शेयर हो रहे हैं। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, हाँ या ना। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है। हम बोलते हैं ना 1 पेयर ऑफ शूज, तो एक पेयर के अंदर 2 जूते होते हैं ना, राइट। तो वैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 पेयर, 3 पेयर मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। ग्रेट। अच्छा, तो जब भी आपकी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, इसका मतलब कितने बॉन्ड्स हो गए? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कितने बॉन्ड हो गए? ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3। तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। कितनी लाइंस बनी? 3 लाइंस बनी। 3 लाइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही समझ गए इतना, ठीक है। देखो तुम्हारी बुक के अंदर ज्यादा कुछ बनाने को है नहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम पे। O2 का बनाने को बोल सकते हैं, नाइट्रोजन का बनाने को बोल सकते हैं, CO2 H2 और हाइड्रोजन, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक एक बार सब प्रैक्टिस करोगे, सब पता चल जाएंगे तुमको। हाइड्रोजन बना के देखते हैं एक बार, है ना। हाइड्रोजन H2 बना के देखते हैं भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये बनाया मैंने इधर 1 H, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इधर बनाया मैंने 1 H, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ब्लू वाले सर्कल के अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? हाँ, हो गए। और ब्लैक वाले के अंदर भी 2 पूरे हो गए। अच्छा, यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? तुम बोलोगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब 1 पेयर शेयर हुई, है ना। 1 पेयर शेयर हुई, ठीक। 1 पेयर शेयर हुई का क्या मतलब है? कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। वही मान लो किसी के बीच में मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में मान लो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, 2 पेयर। तो मतलब क्या हुआ? उसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ग्रेट। तो ये चीज हमको बस समझनी है। देखो तुमको फोकस किस चीज पर करना है जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये वाला, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, ये जो तुम्हारा बीच का एरिया है ना, तुम्हें बस इस पर फोकस करना है कि यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, जिससे कि इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड जो है हमारा काम हो जाए। वैसे मैंने तुमको बता ही दिया है कि कैसे काम करता है, और ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, तो तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है। सेकंड सवाल है हमारा, स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपका CBSE 2016 का सवाल है। देखो पहले इसका कारण बहुत ही आसान है। कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉट, बेसिकली देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है ना। आयंस के केस में क्या, आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, आयंस फॉर्म हो जाते हैं, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा, कोई फ्री आयन बच ही नहीं रहा, ठीक है। और जब बचेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, ठीक है। हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, पर यहाँ पर तो सब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो कोई फ्री आयंस नहीं अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयंस नहीं है, तो उस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको वो लगेंगे, पर वो अवेलेबल ही नहीं होते क्योंकि वो सारे शेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसका आंसर हम अभी देख के आए कि इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, वीक होती है। अब वीक है तो इसको तोड़ना आसान है, इसलिए बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही ये टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमको बस इतना याद रखना है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तुम्हें पूरा आंसर याद नहीं रखना होता है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दिस इज द रीजन। बाकी का आंसर तुम खुद फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाकी का आंसर हमारे सवाल के अंदर ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है कि स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। खत्म बात, है ना। ग्रेट, तो ये सवाल अपना हो गया। तीसरा, व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। शुरुआत में मैंने तुमको बताया था, ये सवाल तुम्हें पूछा जा सकता है, ठीक है, क्यों नहीं बनाता है, तुमको रीजन पता है, बहुत ईजी है, बता देता हूं फिर से कैसे याद रखना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स सो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए नॉट पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पॉसिबल। ठीक है, खत्म बात। इतना याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरा आंसर याद रखने की जरूरत ही नहीं होती है, हमें सिर्फ क्रक्स याद रखना होता है, जो पार्ट हमको अंडरलाइन करना है, क्योंकि वैल्यू उसी चीज की है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, बात खत्म। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, ग्रेट, तो ये अपना आंसर बन जाएगा, है ना। इसको 2 पॉइंट्स में लिखना हमेशा। आंसर जब भी लिखो यार, ट्राई करना कि पॉइंट्स में लिखो, है ना, क्योंकि हमको आंसर को क्लियर और विजिबल बनाना है। ये आपका 2015 में आया हुआ सवाल है। देखो, सवाल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, पर चैप्टर इतना छोटा कर दिया है, बहुत कम सवाल बचते हैं PYQs में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हमने कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है देख ली। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, लगता है कि यार भैया थोड़ा सा और डीप में समझना है, तुम इसका पुराना लेक्चर जाकर देख सकते हो। बाकी मैंने जो तुमको समझाया ना, बस उतना याद रखो। हमको याद इतना रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, बाकी तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा किसी और से। अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनाना है, 2,6 है, 2,8 बनाना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करोगे तब शेयरिंग की बात होगी, है ना। बहुत बढ़िया, इतना हो गया अपना। अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बाय द वे अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, है ना। ठीक है, अच्छा स्पाइडरमैन देखिए, स्पाइडरमैन का आखिरी कौन सा था, नो वे होम था मेरे हिसाब से ना। हाँ, मेरे को ज़्यादा पता नहीं, पर नो वे होम था। स्पाइडरमैन में क्या होता है, तीनों स्पाइडरमैन आ जाते हैं। तुमने वो मीम देखा होगा, ये वाला याद है, ये तीनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, अरे तू तो मेरे जैसा है, अरे तू तो मेरे जैसा है, अरे तू तो मेरे जैसा है। तो यही सेम चीज होती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में। देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या चीज है। कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कार्बन के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, कार्बन इस नेचर के अंदर अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो कार्बन जो है वो इस नेचर में हमारे अराउंड अलग अलग रूप में पाया जाता है। ठीक है, और उसी को हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। तुम समझो, कार्बन के अलग अलग रूप है, तो कार्बन ही पर अलग अलग रूप में। ठीक है तो कार्बन ही पर वो अलग अलग रूप में है। ठीक, बहुत से। सो कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है कार्बन ही पर बहुत अलग अलग रूप में और अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में इस नेचर में अवेलेबल है। जैसे कि 3 एलोट्रोप्स है कार्बन के, जो कि आपको घोट के पी जाने हैं, जो कि इसके अंदर है। और इससे डेफिनेटली मेरे को लगता है कि सवाल आएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत कम है इस बार कार्बन चैप्टर के अंदर। तो कंटेंट कम होने के कारण ऐसा है कि आपको मतलब ज़्यादा इसके अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो जो मेन टॉपिक्स है उसी से आना चाहिए। पहला है डायमंड।
ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक, ग्रेट। अब ये तीन जो है क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब क्या भैया, वो स्पाइडरमैन मतलब मीम था, तीनों एक जैसे थे। अच्छा, इतना तो याद आ जाएगा ना, इतना तो याद आ जाएगा, मतलब तुमको इतना तो क्लिक हो ही जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, है ना, ठीक है, ग्रेट। तीनों कौन से, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। डायमंड जो है इसकी कुछ चीजें हैं, ये याद रखना। ईच कार्बन इज लिंक्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी है, अगर नहीं होगा तो नेट पे मिल जाएगा तुमको। इस डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब हर एक डायमंड, हर एक कार्बन, ठीक है, हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, 3D स्ट्रक्चर है ना। तो एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ में बॉन्डेड है ना, बहुत सही। सोचो कि हर कार्बन हर 4 कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। और एक छोटी सी चीज जो कि तुमको फाइंड आउट करनी, वो ये है, डायमंड की एक खासियत है, डायमंड इज द डैश मटेरियल, है ना, डैश सब्सटेंस नोन। तो तुमको बताना है क्या है उसका आंसर, ठीक है। तो हमें याद रखना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन। डायमंड जो है आपका क्या है, डायमंड जो है आपका वो एलोट्रोप है कार्बन का, पहली चीज। दूसरी चीज, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स गिविंग इट अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट जो हमारे हो जाएंगे कार्बन को लेकर वो ये हो जाएंगे कि पहला, अगर एग्जाम में आता तो हमको कैसे लिखना है, पहला ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ, ठीक है, बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। ये लिख के आना भाई, वहाँ पे जाके ये मेरे लिख के आना कि स्पाइडरमैन नो वे होम में वो तीनों एक दूसरे को कैसे देखते हैं, बस कार्बन का भी वैसे ही है, एक ही कार्बन पर अलग अलग रूप, ठीक है। ऐसा नहीं करके आना है अपने को। दूसरी चीज, फॉर्मिंग रिजिड 3D स्ट्रक्चर। और तुम्हें एक और पॉइंट पता चलेगा अभी जो मैंने तुमको पूछा है वो, ठीक है, ग्रेट। दूसरा आता है अपना ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट डायमंड का कैसा था, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। इसमें क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, और इसमें एक हेक्सागोनल एरे फॉर्म होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये कुछ ऐसा हेक्सागन बन जाता है, ऐसा, ये देखो, ऐसे हेक्सागोनल एरेज बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे हैं, देखो, देख रहे हैं ध्यान से, देखो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो ये आपका ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट की भी एक खासियत है, मैंने पढ़ा रखी है तुमको, ठीक है। ग्रेफाइट क्या करता है, कुछ कंडक्ट करता है क्या, मेरे को बताना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना ग्रेफाइट क्या है, ये ग्रेफाइट है, ये तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ पर बढ़िया है, अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेफाइट है एक एलोट्रोप कार्बन का, एक डायमंड हो गया, इसके अंदर हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। फिर आता है अपना बकमिंस्टर फुलरीन। अच्छा अथर्व भैया, बकमिंस्टर फुलरीन क्या चीज़ है, ये अजीबोगरीब नाम लेते हो आप। बकमिंस्टर फुलरीन भी एलोट्रोप है कार्बन का, थोड़ा सा अजीबोगरीब है, फुटबॉल की शेप का है, ऐसा दिखता है, ठीक है, फुटबॉल की शेप का है, ऐसा दिखता है। इसके अंदर 20 6 मेंबर्ड रिंग्स है, मतलब इसके अंदर 20 ऐसी रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 20 रिंग्स ऐसी हैं इसके अंदर, और 20 रिंग्स जो है वो 5 मेंबर्ड है, मतलब पेंटागन शेप की ऐसी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक, ग्रेट। मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ। ग्रेट। तो 20 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, और कितनी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, सो सॉरी, 12 इसकी 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। तो 20 6 मेंबर्ड रिंग्स, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स, बात खत्म, इतना हमको याद रखना है इसके अंदर। बकमिंस्टर फुलरीन फुटबॉल शेप का है। इन केस कभी तुमको पूछ दिया ऐसे कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है, तो हमें याद रखना है कि फुटबॉल की शेप का बकमिंस्टर फुलरीन। हेक्सागोनल एरे अगर हेक्सागोनल शेप का है तो कैसा है, तो है अपना ग्रेफाइट। और अगर 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है तो बढ़िया सा तुम क्या कह सकते हो कि डायमंड है। बॉल तो तुमको अलग ही दिखी जाएगी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब एक सवाल आता है, सवाल यह आता है कि व्हाट मेक्स कार्बन स्पेशल, या फिर व्हाई इज कार्बन सो वर्सेटाइल, है ना। कार्बन में ऐसा क्या है कि तुम उसके लिए एक पूरा चैप्टर बना दिए हैं। अभी तो ठीक है,
आगे तो बहुत आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या स्पेशल है, स्पेशलिटी उसकी अब हम लोग जान लेते हैं। पहली चीज, देयर आर अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देयर आर अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। पहली इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब चेन बनाना, क्या करना, चेन बनाना। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्ज चेन्स। मतलब कार्बन ना बहुत ही शानदार है। कार्बन क्या करता है कि खुद के साथ में ही लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, समझ रहे हो तुम। कार्बन जो है वो खुद के साथ में ही लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, और इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या कह रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग, है ना, क्योंकि वो सेल्फ लिंकिंग, भाई ये और ये कार्बन अलग अलग थोड़ी है, वो कार्बन तो एक ही है, पर ऐसे बहुत सारे कार्बन साथ में चेन्स बना सकते हैं। कैसी भी चेन बना, साइक्लिक चेन बना सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक चेन बना सकते हैं, है ना। ऐसी ब्रांच जो चेन बना सकते हैं, देखो ऐसी 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 ऐसी, और इसमें नीचे ब्रांच लगा दी, ठीक है। ये ब्रांच चेन हो गई, ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये साइक्लिक चेन हो गई, साइकिल के फॉर्म में गोल ऐसी, ठीक है। मतलब क्या है, इन सब से क्या पता चल रहा है कि कार्बन खुद से ही लिंक हो सकता है। देखो कार्बन खुद से लिंक्ड है, यहाँ पर भी कार्बन है खुद से लिंक्ड है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, इसलिए है, हम लोग कार्बन के बारे में इसलिए इतनी बात करते हैं क्योंकि उसका पहला फीचर है सेल्फ लिंकिंग, यानी कि कैटिनेशन। कार्बन खुद के साथ में ही चेंज बना सकता है, हमें इसको इस तरीके से याद रखना है, इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कार्बन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्ज चेन्स। ही कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 कार्बन जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तुम बोले कि भैया यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, पर ये सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड है ना, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। ग्रेट, बहुत सही। समझ गए इतना बात को, इतनी चीज क्लियर है। कैटिनेशन मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब वो खुद से ही लिंक होके कंपाउंड्स बना लेता है ना। पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको ये पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वैलेंसी कैसे पता करते, देखो मैं तुमको बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास में कंपाउंड है X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3। हमारे पास में कंपाउंड है Y, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेट अस से कि कितना मान ले 2,6, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर लिखा हुआ है वो वैलेंसी होती है, नहीं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कि X जो है, ये जो X तुम देख रहे हो, है ना, ये जो X है, इस X में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 हैं। पर वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन किए। ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन या फिर लूज करता है उस पर डिपेंड करता है कि वैलेंसी क्या होगी। तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब ये जो Y है, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, नहीं करेगा, तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी। अच्छा, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2,8 बन जाएगा, है ना, हाँ बन जाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई, 6 नहीं हुई। 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो है, इसकी वैलेंसी 2 हुई, ठीक है। तो ये ऐसे वैलेंसी डिसाइड होती है ना, बहुत बढ़िया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2,4। ये बहुत ही सही स्पॉट पर बैठा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। समझ रहे हो बात को, भाई 4 मान लो कि 4 लूज कर देता है तो भी इसकी वैलेंसी 4 ही बोलेंगे, 4 गेन कर लेता है तो भी इसकी वैलेंसी 4 ही बोलेंगे, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि 4 लूज करके 2 बन जाएगा तो भी सही है, 4 गेन करके 2,8 बन जाएगा तो भी सही है ना। तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, तो बहुत सही स्पॉट पर बैठा हुआ है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल which are capable of bonding with other 4 carbon atoms और atoms of different elements। तो ऐसा नहीं है, कैटिनेशन तो हमने देख लिया कि सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, खुद के साथ ये कंपाउंड बना सकते हैं, पर सीन ऐसा है कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन था, याद है तुमको, कार्बन था, तो
इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक, इसका एक, कार्बन का एक, इसका एक, कार्बन का एक, याद है कि नहीं, है ना, हमने बनाया था, ठीक है, हमने बनाया था, अजीबोगरीब बन गया। तो ये देखो हमने ये भी बनाया था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, याद है तुमको ना, CH4 बनाया था, मीथेन बनाया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन के अराउंड 4 डंडियां बना दो, इसकी वैलेंसी है 4। अब ये 4 जो है, इन 4 डंडियों को अपने को फिलअप जो है वो करना है, ठीक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 जो है वो तुम्हारे हाइड्रोजन लग गए, चारों वैलेंसी मतलब चारों जगहों पर अपनी इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पर भी देखो ये क्लोरोमीथेन है। क्लोरोमीथेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H था, ये H हट के यहाँ पर क्लोरीन आ गया, है ना, तो इसलिए इसको हमने क्लोरोमीथेन बोल दिया। खैर ये आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पर वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते इतना ज़्यादा। पर ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है उसकी, और ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड्स। तुम्हें पता है कार्बन जो है, ये मैं तुमको आगे बताऊंगा, ये सही, कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मतलब कार्बन, ये देखो समझाता हूँ, ये है कार्बन एक और ये है दूसरा कार्बन। इन दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ये इसकी खासियत है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाता है वो मैं तुमको आगे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, अभी तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ। पहला केस देखते हैं जहां पर हम CH4 की बात कर रहे थे, है ना। तो ये रहा कार्बन, 1 2 3 4, चारों जगह पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये केस देखो, दूसरा केस C2H4, ये मैं तुमको आगे समझाऊंगा, इसी आगे आएगा, ये नेक्स्ट पार्ट अपना वही है ना। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, और 4 हाइड्रोजन है। तो एक काम करो, इसके अराउंड 4 डंडी बना दो, 1 2 3 4। अब ये जो बीच वाली डंडी इन दोनों के बीच में कॉमन है ना, तो इसके इस वाले कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 4 हो गई, 4 डंडियां पूरी, है ना, समझ गए, ग्रेट बहुत सही। अब क्या होगा, अब मैंने क्या बोला कि कार्बन तो 2 हैं पर हाइड्रोजन 4 ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये सब हटा दो, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन इस पर लग गए और 2 हाइड्रोजन इस पर लग गए। समझना ध्यान से बात को, मैंने क्या बोला था, कार्बन के अराउंड हमको 4 डंडियां बनानी है, तभी जाके उसकी वैलेंसी पूरी होती है ना। क्या यहाँ पर कार्बन के अराउंड 4 डंडियां आए और चारों हाइड्रोजन लग गए। अभी देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। आगे समझाऊंगा ये चीज मैं तुमको, अभी बस ब्रीफ दे रहा हूँ। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए, 1 और 2, ये जो लगी ना डंडी, ये बॉन्ड पूरा करने का काम कर रही है तुम्हारा, ठीक है। और इस वाले कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हुए, यानी कि इसका ये मतलब है कि जहां पर ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी अबे सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बने, 2 बॉन्ड्स बनना बाकी है। तो वो 2 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, 3 4, ठीक है। अब देखो, अब कार्बन के अराउंड कितनी डंडियां हैं, 1 2 3 और 4, आया है, क्या बात है, हो गया इसका काम पूरा। इस वाले कार्बन के अराउंड देखो, ये 2 तो बीच की कॉमन है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो ऐसे ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बना दो। ट्रिपल भी ऐसे ही बनेगा, ट्रिपल कैसे बनेगा देखो, इसके अराउंड जो है वो 1 लग गया, है ना, हाइड्रोजन, और इसके अराउंड भी 1 लग गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हुई, इसकी भी अभी एक ही वैलेंसी पूरी हुई है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब इसकी हमें और 3 वैलेंसी पूरी करनी बाकी है। तो 1 2 और 3 हो गया काम, ठीक है, ग्रेट। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। अब ऑक्सीजन पूछता है ना, प्रूव तेरे इतने सारे कंपाउंड की हुआ, तो कार्बन कहता है कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, एक और इसके अंदर पॉइंट आता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज होती है ना, नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो क्या CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, देखो जरा, कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ ये एक हाइड्रोकार्बन है।
ठीक है, तो पढ़ सकते हो तुम खुद भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है ना। बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कार्बन क्या चीज़ है, कैसे है, क्या है। अब इसके आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें किसकी बात करनी है? उन कंपाउंड्स की बात करनी है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। ठीक, अब ना ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। भैया नई नई टर्म्स मत लाया करो यार, मैं समझाता हूँ, आ जाओ। चलो, सैचुरेटेड मतलब क्या? सैचुरेटेड मतलब क्या? सैचुरेटेड मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इसके अराउंड क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे सारे। वो मैं नहीं लगा रहा हूं, तुम समझ जाओ, है ना। तो ये कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिनमें कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, ग्रेट, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये होते हैं आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं और आपके अनसैचुरेटेड में सिर्फ डबल और ट्रिपल वाले आते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज समझाऊंगा, क्या है वो? सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सिंगल बॉन्ड वालों को हम बुलाते हैं अल्केन। ठीक है, अल्केन जो होते हैं, अल्केन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन है, तो अल्केन जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, फिर बाकी आसपास हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैं तुमको दे दूं, चलो एग्जाम्पल बाद में दूंगा, समझाऊंगा अच्छे से पहले। फिर आते हैं अल्कीन। ठीक है, अल्कीन जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और आपके जो अल्काइंस होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बहुत सही। अब देखो, सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। कुछ आपके प्रीफिक्सेस हैं जो लगते हैं, जैसे कि 1 के लिए हम मिथ लगाते हैं, 2 के लिए हम इथ लगाते हैं, 3 के लिए हम प्रॉप लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए हम पेंट लगाते हैं, 6 के लिए हम हेक्स लगाते हैं, एंड सो ऑन। अभी समझाता हूं, मजा आएगा। चलो, अब अपनी कहानी शुरू होती है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। ये हो गया, तुम्हारा चैप्टर खत्म है। अल्केन्स का क्या मतलब था? मैंने क्या बोला था? अल्केन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। किनमें? कार्बन और कार्बन के बीच में। ये तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, पर जो हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे वो कार्बन कार्बन के बीच में कर रहे हैं, है ना। तो अल्केन्स की बात करेंगे आप सबसे पहले। ठीक है, ये आपके अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिथेन की। मिथेन मतलब क्या होता है यार? देखो, मिथ मतलब क्या? एक, और एन मतलब क्या कि ये अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मिथ हो गया उसका नाम और एन हो गया उसका सरनेम। मिथेन मतलब क्या? जिसमें क्या है? एक ही कार्बन है। ठीक है, मीथेन मतलब क्या? जिसमें एक ही कार्बन है। तो ये हो जाएगा आपका एक कार्बन, और सिंगल बॉन्ड है। खैर, इसमें कार्बन ही एक है, हाइड्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता वो। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, तो ये हो गया हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, ग्रेट। अब इसी सीरीज का जो नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन होगा वो कैसा होगा? सोचो जरा। इथ, है ना, 2 कार्बन वाला। तो अल्केन फैमिली का सेकंड कौन है? इथेन। ठीक है, अल्केन फैमिली का दूसरा बच्चा कौन है? इथेन। इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये मैंने बनाया 2 कार्बन, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन का भी एक ही वैलेंसी पूरी हुई है, और इस कार्बन की भी अभी एक ही वैलेंसी पूरी हुई है ना। अब मुझे कितनी और वैलेंसी पूरी करनी है? दोनों की 3-3 करनी है। 1 2 3, 1 2 3। ये जो मैंने इसके अराउंड डंडियां बनाई, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये देखो, मीथेन के केस में क्या था? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन थे। ठीक है, ग्रेट। इथेन के केस में 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 1 2
3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6 हो गया। अब इथेन के बाद नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन सा है? जिसके पास 3 कार्बन है ना। 3 मतलब प्रोप, ये देखो प्रोप, और आगे लग जाएगा सरनेम एन, लगा दो 3 कार्बन, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 हो गए ये। अच्छा, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है? एक ही पूरी हुई है। बीच वाले कार्बन की कितनी हुई है? 2 हुई है, एक इधर साइड और एक इधर साइड, है ना। और इस वाले कार्बन की भी एक ही हुई है, सिर्फ इधर साइड वाली। तो ये इस कार्बन के लिए पूरी कर लो, 1 ये 2 ये 3 ये और 4 ये। ठीक है, हो गए 4। बीच वाले कार्बन के लिए पूरी कर लो, 1 ये 2 ये 3 ये और 4 ये। और इस वाले इसके लिए भी पूरी कर लो, 1 2 3 और 4। जितनी भी जगहें बची हुई वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। कितने हाइड्रोजन लगेंगे देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। बस ऐसे ही आपका आगे चलते जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका जो आगे है वो चलते जाएगा। फिर ब्यूटेन आएगा जिसमें 4 हाइड्रोजन होंगे। एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे? चीज़ ये है कि फैमिली का पहला मेंबर कौन था? CH4 था। दूसरा मेंबर कौन था? C2H6 था, है ना। तीसरा मेंबर कौन था? C3H8 था। देख लो, ठीक है। C2H6 में और CH4 में कितने का फर्क है? अगर ध्यान से देखोगे तो CH2 का फर्क है। अगर तुम CH4 में देख लो, CH2 ऐड कर लो, कितना आया? H4 और H2 H6 हो गया और C2 हो गया, है ना। तो C2H6 और CH4 में CH2 का फर्क है ना। वैसे ही C3H8 और C2H6 इन दोनों में कितने का फर्क है? देखो एक बार, C2H6 में अगर मैं CH2 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में ये H8 और ये C3H8 आ जाएगा। मतलब हर अगले मेंबर में, इस फैमिली अल्केन फैमिली के हर अगले मेंबर में CH2 का फर्क है ना। इसका कारण ये क्या चीज़ है वो मैं तुमको थोड़ा सा आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली अल्केन्स की। अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की। किन की बात करते हैं? अल्कीन्स की बात करते हैं। जैसे अल्केन में तुम मिथ इथ प्रॉप लगा रहे थे, वो सब में सेम रहता है, ठीक है। बस सबके सरनेम बदल जाते हैं। मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन। फर्क ये है कि अल्कीन्स सिंगल कार्बन से स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनना, है ना। तो आपकी जो अल्कीन्स है वो इथीन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेट। तो बताओ मेरे को, पहला इसमें आता है इथीन। इथीन मतलब किस में बिलोंग करता है? इथीन मतलब 2 कार्बन और ईन मतलब डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, है ना। ग्रेट। अब इस कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए 2 वैलेंसी पूरी हो गई और इस वाले कार्बन के लिए भी 2 वैलेंसी पूरी हो गई। इस वाले कार्बन के लिए बची कितनी? 1 और 2। इस वाले कार्बन के लिए बची कितनी? 1 और 2, है ना। यहाँ पर एक H लग जाएगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड की जगह। तो कितने कार्बन है? 2। और कितना हाइड्रोजन है? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुमको बताना भूल गया, वो ये थी कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है एक। वो क्या होता है? अल्केन्स का एक जनरल फार्मूला होता है जो होता है CnH2n+2। मतलब ये कि तुम n में अब कुछ पुट करोगे ना तो तुम्हारे पास में उस अल्केन फैमिली के मेंबर्स आते जाएंगे। जैसे कि n में 1 पुट करूंगा मैं तो CH 2 × 1 2 + 2 4 CH4, ठीक है। n में 1 पुट किया, CH4 आ गया। n में 2 पुट करता हूँ, ठीक है। n में 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? C2H 2n मतलब 4 + 2 यानी कि C2H6। फिर वापस इसमें 3 पुट करता हूँ। n मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन है एक तरीके से, है ना। एक तरीके से क्या है? n तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन दिखा रहा है। n में 3 पुट करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा? C3H 2 × 3 6 + 2 8, तो C3H8। तो नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा C3H8, ठीक है। तो ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है। आ जाओ आगे। अच्छा, अब इथीन के बाद सेकंड कौन सा आएगा? इथीन के बाद सेकंड है अपना प्रोपीन, ठीक है। इथीन के बाद अपना सेकंड क्या है? प्रोपीन है ना। प्रोपीन मतलब क्या? 3 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। अच्छा, 1 2 3। अब इन तीनों में से कहीं पर भी डबल बॉन्ड तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। खैर उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो हायर क्लास में हम पढ़ते हैं, पर अभी के लिए हमको इतना ही समझना है। तो यहाँ पे मान लो तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना।
और इधर सिंगल बॉन्ड ही रहने दिया, है ना, बहुत सही। अब क्या हुआ, अब देखो बस हाइड्रोजन लगाना है तुमको। इस वाले कार्बन के लिए, है ना, इस वाले कार्बन के लिए कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 और 2, तो बच्चे कितनी इसकी पूरी करने के लिए 2 और, तो 1 और 2 मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 1, 2 और ये 3, तो बचा कितना, 1, तो मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन के लिए कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 1 ही पूरी हुई है, कितनी और पूरी करनी है, 3, तो 1, 2 और 3 लग गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो बात को, बहुत सही, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कितने हाइड्रोजन लगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये बस मैं तुमको लेमैन स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। तो 3 हाइड्रोजन पर 3 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन, बस ऐसे ही अब चलते जाएगा। आगे भी तुम भले ही 4 तुम्हारे कार्बन आ जाए, तुमको किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, बात खत्म, ठीक है, ऐसे तुम्हारा चलते जाएगा। अच्छा, अभी भी तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, वो क्या है, वो ये है कि इनका भी एक जनरल फार्मूला है। जैसे हमारे अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, यानी कि n में 1 पुट करो पहला मेंबर आ जाएगा, 2 पुट करो दूसरा आ जाएगा। वैसे ही अल्कीन्स का भी एक जनरल फार्मूला होता है जो होता है CnH2n, यानी कि n में 1 पुट करो, 1 पुट करने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि एक कार्बन के साथ में आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड की जरूरत है ना। n के अंदर 2 पुट करो, क्या आएगा देखो, C2, 2 × 2 4, तो H4, ठीक है। 3 पुट करो तो C3, 2 × 3 6, C3H6, ठीक है, ग्रेट। इसके अंदर भी तुम एक चीज नोटिस करोगे, क्या, फिर नेक्स्ट मेंबर कौन सा आएगा वो भी देख लेते हैं, C4, है ना, H8, मतलब n में 4 पुट करो तो C4H8 आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें कितने का फर्क है, CH2 का फर्क है, खुद देख लो एक बार, C3 - C2 C, H6 - H4 2 H2, इसमें और इसमें भी CH2 का फर्क है, ठीक है, ग्रेट। फिर अपना आखिरी आता है अल्काइन। अल्काइन भी बिल्कुल सिमिलर है, ये देखो फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक है, मतलब ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में अब ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर भी तुम्हारा इथ, मिथ, प्रॉप वो सब सेम है, बस आखिरी में YNE यानी कि आइन लग जाता है। जैसे कि मैं बनाऊंगा इथ आइन, इसमें भी शुरुआत आपकी इथ से होगी, क्योंकि सिंगल कार्बन में तुम कहाँ बॉन्ड्स लगाओगे ना, एक ही कार्बन है, वो 2 कार्बन हो तो समझ में आता है बॉन्ड्स बनेंगे, पर एक ही कार्बन में कैसे बन जाएंगे, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के तो बन नहीं सकते, कार्बन कार्बन की बात हो रही है। खैर इथ आइन बन गया, इथ आइन मतलब 2 कार्बन, तो 1 और 2 कितने बॉन्ड्स, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए, बचा 1, इस कार्बन के लिए भी 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए, बचा 1, इधर H लग जाएगा, इधर H लग जाएगा, क्या बना ये C3H2, सॉरी C2H2 बन गया ये, ठीक है, समझ गए बात को, है ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपदा नहीं। वैसे ही सोचो जरा, क्या बनेगा तुम्हारा, इथ के बाद क्या आता है तुम्हारा, प्रॉप आता है, प्रॉप मतलब 3, है ना, तो प्रोपाइन। अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ उसको, चलो सिर्फ हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। प्रोपाइन मतलब क्या, प्रोपाइन मतलब यार 3 कार्बन होंगे, है ना, 3 कार्बन होंगे और उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो मान लो कि तुम्हारे 3 कार्बन है, 3, इसके कई बार तुमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है, तुम जब खुद पहली बार करोगे तो ऐसे ही कुछ करोगे ना कि भैया कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इन दोनों के बीच मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, या फिर इन दोनों के बीच लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यहाँ पर अपना सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर हम पहली बार करते हो तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखूंगा इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड पूरा हुआ है तो यहाँ पर 3 लगा दूंगा, इस कार्बन के 4 हो गए और इस कार्बन का 3 हुआ है तो 1 यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी कि 1 है जहाँ पर, 1 है जहाँ पर, 1 है जहाँ पर, 1 है जहाँ पर। मतलब तुम अगर खुद करने जाओ, खुद फॉर्मूला लिखने जाओ तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, और दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रेट, समझ गए बात को। इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n-2। मतलब क्या, मतलब n जो है उसमें कुछ पुट करो, 2 से स्टार्टिंग हो रही तो 2 ही पुट करो, तो C2, है ना, 2n-2 मतलब 2 - 2 यानी कि 4 - 2 4, C2H2, ठीक है। तो n की जगह पर 3 पुट करके देखो, C3 n की जगह पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 3 6, 6 - 2 4, C3H4। ऐसे यहाँ पर 4 पुट करके देखो, तो यहाँ पर n की जगह पर 4 पुट करोगे क्या हो जाएगा, C4,
और इधर 4 आएगा तो 2 इंटू 4 8, क्योंकि 2n-2 है ना, तो 2 इंटू 4-2, 2 4 8, 8-6, तो ये हो जाएगा आपका C4H6। ठीक, ग्रेट। तो ये आपके आगे के मेंबर्स हो गए। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप 2 कार्बन है तो इथाइन बोलते हो। इसमें 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे? प्रोपाइन बोलोगे। इसमें 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? ब्यूटाइन बोलोगे, है ना। आगे के आपके नाम चेंज होते जाएंगे क्योंकि आपके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कार्बन के। आखिरी में आइन 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 जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ग्रेट, समझ गए हम इतना? बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी चीज़ बची आखिरी में। अच्छा, वो भी तुमको बता दूँ, देखो इसमें और इसमें भी CH2 का फर्क है और इसमें और इसमें भी CH2 का फर्क है। भैया बार बार आप CH2 का फर्क बोले जा रहे हो, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? आओ देखो, होमोलोगस सीरीज, it is family series of compounds having same chemical properties and any two successive members in series differ by CH2 unit। इसका मतलब देखो ये है कि एक ऐसी सीरीज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं पर उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा अल्केन की सीरीज देखी हमने, CH4 C2H6 C3H8, है ना। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है पर फिजिकली सब अलग अलग है, सबके स्ट्रक्चर भी तुमने देखा होगा अलग अलग है। ठीक है, तो वही है कि होमोलोगस सीरीज ऐसी होती है कि अगले और पिछले आपके कंपाउंड के अंदर सक्सेसिव यूनिट्स का फर्क होता है। एपी हमने देखा है, एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो मान लो कि तुम्हारा स्टार्टिंग हो रही है 2 से, कॉमन डिफरेंस है 3, तो 2 में 3 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर अपना ये 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। वैसे ही इसमें भी है। It is a family of compounds having same chemical properties and any two successive members in particular series differ by a CH2 unit। यहाँ पर क्या है कि अगली और पिछली यूनिट में CH2 का फर्क है ना। ग्रेट। अब इसके अंदर एक और आता है फंक्शनल ग्रुप वाला, कि मान लो तुमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया तो पूरी सीरीज में वो फंक्शनल ग्रुप लग जाता है और उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। ठीक है, मान लो कि एल्कोहल आकर लग गया, है ना, उस सीरीज के अंदर, तो वो जो कंपाउंड आपका बनेगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उस अल्कोहल पर डिपेंडेंट होगी। ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है समझ गए हम। ये एक सीरीज है आपकी कंपाउंड्स की जो कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, पहली बात तो। दूसरी बात तो वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिकल इसमें चेंजेस हैं, है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये अपनी होमोलोगस सीरीज की बात हो गई। होमोलोगस सीरीज का हमने एग्जांपल भी इसके अंदर देख लिया। अल्केन की सीरीज देख ली, अल्केन की सीरीज में हर अगली और पिछली यूनिट में CH2 का फर्क आया, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर यहाँ पर फर्क आ रहा है स्ट्रक्चर में। वैसी अल्कीन सीरीज देखी और वैसी अल्काइन सीरीज देखी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। हो गया ये खत्म। ये कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ध्यान रखना इनका। ये आपकी तो क्या है थोड़ी सी उधर साइड हो गई, आउट ऑफ सिलेबस वाली। अब हम आ जाते हैं आखिरी कुछ सवालों के ऊपर हमारे PYQs के। तो पहला सवाल वही है, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो हमें इसका आंसर तो पता है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा हमारा एलिमेंट है, कार्बन है। कारण क्या है, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, देखो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब क्या, खुद से ही बॉन्ड बनाता है ना, खुद से ही बॉन्ड बनाता है। और क्योंकि वो खुद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है इसलिए वो इतनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर पाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, है ना। ग्रेट। तो कैटिनेशन कौन सा एलिमेंट शो करता है, पहली बात तो कार्बन कर रहा है। दूसरी चीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये अपना 2016 का एक सवाल है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये एक थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पहली चीज क्या है, पहला, ऑल मेंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, दूसरी चीज, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। खैर ये थोड़ा सा देखो होमोलोगस सीरीज ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन आपका फंक्शनल ग्रुप से भी होता है, पर दिक्कत ये है कि हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा नहीं है ना। तो तुम इतना ही याद रखो यार, जैसे कि CH2 की यूनिट से फर्क आ रहा है ना, वैसा कुछ। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो अल्केन की सीरीज है, उसमें आपने क्या किया कि पहले पहले आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो पूरी सीरीज में आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना है। ऐसा कुछ होता है, वो मैं एग्जैक्टली अभी तुमको एक्सप्लेन करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, ये तो हमको पता है। तो ये 2 पॉइंट्स तो अपने को पता है ना, इन दोनों पर हमको फोकस्ड रहना है। ठीक है,
कि ऑल द मेंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम जनरल फॉर्मूला। दूसरी चीज़, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 यूनिट। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गिव अ रीजन बाय डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने तुमको बोला था ना, सवाल पूछा था, उतने में बहुत सारे बच्चों ने चैट में डाल दिया होगा। तो डायमंड का क्या सीन है? देखो, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ऑल्दो वो एक नॉन मेटल है, बट इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तुमने देखा होगा कि उसका एक बहुत ही रिजिड 3D स्ट्रक्चर है ना। इसका क्या मतलब हुआ? रिजिड 3D स्ट्रक्चर है और वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। मतलब क्या? मतलब एक कार्बन जब अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड है और इतना रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो वही इसका कारण हो गया। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के कारण डायमंड के उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। ये तो बहुत ही बेसिक सा रीजन हो गया, है ना। ग्रेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण। दूसरा क्या सवाल है? ग्रेफाइट हैज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगी भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस चाहिए, है ना। जैसे कि तुमने देखा कि आपका जो कहाँ गया आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या कर रहा है? ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल एरे बनाता है। मतलब सिंपल भाषा में समझो, ग्रेफाइट का सीन ऐसा है, ग्रेफाइट बोलता है कि यार भाई, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से लिंक्ड है। ठीक है, ग्रेट। तो यहां पर सीन ऐसा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन शॉर्ट ऐसा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो रही है ना। ग्रेट, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 मोर कार्बन एटम्स, है ना। तो एक कार्बन 3 से लिंक्ड है, एक तो बच गया ना। ठीक है, अब उसके पास क्या हो गया? एक बच गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। ग्रेट। क्यों? अगर चारों बॉन्डेड होते तो फिर सब एंगेज हो जाते, पर एक बॉन्डेड नहीं है, एक आपका बचा हुआ अभी भी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी फ्री है वो। ठीक है, तो इसलिए वो कारण है। तो ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आखिरी में ये माइंड मैप है, इसको तुम एक बार पढ़ लेना, है ना। ग्रेट, अपना ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार आप NCERT के थ्रू भी जा सकते हो। अब आप जब PYQs करने जाओगे आपको काफ़ी कम दिक्कत आएगी अब। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हमारा आज का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई होप कि तुमको मजा आया होगा। जो भी डाउट हो तुम मेरी ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, स्टोरीज में टैग करके मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पर, है ना। बस बहुत बढ़िया। दैट बीइंग सेड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स आप लोगों के लिए इस टर्म 2 के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी का समय है, साथ में हमको फोड़ना है। दैट बीइंग सेड, अगर आपने अभी तक डाउटनेट के ऐप पर जाकर एनरोल नहीं किया है कॉन्कर बैच के अंदर, तो वो भी कर लेना। टेस्ट दे देना यार, होमवर्क दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। ग्रेट। और यहाँ की ये जो लेक्चर स्लाइड्स है वो भी वहीं पर तुमको मिलेगी। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, इस रिवीजन सीरीज का आनंद उठाओ, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। वील मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।